दोस्तों कुछ दिनों से काफी सारे लोग की डिमांड्स आ रही है कि भैया आईबीपीएस क्लर्क का हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अब तैयारी कैसे करें। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया केवल 1 से 1.5 महीना ही रह गया प्री एग्जाम की, इसमें हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यार आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं। आज इस वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड आपका 100% कॉन्सेप्ट डिटेल से क्लियर करने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी सेल्फ स्टडी करने के लिए। साथ ही लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा प्री और मेन एग्जाम के लिए। यह भी आपको बताऊंगा कि सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहता है प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में, और साथ ही एक जबरदस्त प्रिपरेशन का टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। प्री एग्जाम की अलग से शेयर करूंगा और मेंस एग्जाम की अलग से शेयर करने वाला हूं। डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। खतरनाक वीडियो रहने वाली है, गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस वीडियो के बाद आप ही कमेंट लिख के जाओगे कि भैया इस बार तो आईबीपीएस क्लर्क 100% क्रैक करके आना है। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आपका यही डाउट क्लियर कर दूं, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया 2020 आईबीपीएस क्लर्क की प्री एग्जाम की कट ऑफ क्या गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इतना तो आप जानते होंगे, इसकी जो कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज बनती है, डिफरेंट क्योंकि वैकेंसी स्टेट वाइज है और कैटेगरी वाइज है। तो एक बार प्री एग्जाम की अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ के ऊपर हम नजर डालें तो यहां पर देखिए स्टेट वाइज कट ऑफ है। जो मैंने ब्लैक से एच लिखा हुआ है मतलब ये हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, और जो मैंने ग्रीन से एल लिखा है यानी कि लोवेस्ट सबसे कम कट ऑफ रही थी 2020 प्री एग्जाम की। अब आप ही देख लीजिए, यहां पर देखिए कुछ हाईएस्ट कट ऑफ के जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश की लगभग प्री एग्जाम की 78 कट ऑफ गई थी। वहीं पर आप हाईएस्ट कट ऑफ 77 दिल्ली की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही एक स्टेट है हमारा राजस्थान, 78.25 कट ऑफ गई थी, और साथ ही हमारा उत्तराखंड है, ये भी 78 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये हाईएस्ट है जहां पर हाईएस्ट गई थी। लोवेस्ट आप देख रहे हो गोवा की 53 के आसपास कट ऑफ थी, और 65 तेलंगाना की थी, और साथ ही एक हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारी लोवेस्ट कट ऑफ थी। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया। अब एवरेज कट ऑफ निकाल लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने फॉर्म किस स्टेट से डाला है। ये प्री एग्जाम की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। मेन एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम की यानी कि फाइनल जो कट ऑफ थी सिलेक्शन होने के लिए, दिल्ली से हाईएस्ट कट ऑफ लगभग ये देखिए जनरल ये है 44 थी दिल्ली। ठीक है, साथ ही और हाईएस्ट पंजाब की देखिए 45 थी, उत्तर प्रदेश की 42 थी, उत्तराखंड की 46 थी। लोएस्ट कट ऑफ की बात करें मेघालय की 27 सबसे कम रहती है हमेशा ही। नागालैंड की जनरल कैटेगरी की लगभग 29 के आसपास कट ऑफ थी। तो ये कुछ स्टेट है जिनकी मैक्सिमम कट ऑफ रहती है फाइनल में भी और प्री एग्जाम में भी, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी लोएस्ट कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब आपको एवरेज कट ऑफ निकाल लेने की, हाँ एवरेज कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ऑब्वियसली कुछ लोग को झटका लगा होगा, कुछ लोग को मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ यार इस बार उखाड़ लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ट बुक के बारे में बताने से पहले एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। यह आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह है प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सिलेबस। इसका पीडीएफ फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके डिटेल से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर, अगर मैं आपको ऐसे बताने लग गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार बेस्ट बुक के बारे में, उसके बाद बात करेंगे प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के क्वेश्चन का वेटेज, किस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बेस्ट बुक के बारे में काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी क्योंकि ज्यादातर लोग सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके एग्जाम में आएगा, मॉडरेट लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, चाहे आपका प्री एग्जाम हो मेन एग्जाम हो। केवल एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद का बुक आता है, केवल इससे तैयारी करिए, फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। काफी है ये बुक, इसी को कवर कर लीजिए, बढ़िया एग्जाम में कर जाओगे। और सभी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करिएगा। जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आपको इमेज नहीं बना पा रही हो माइंड में, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रही हो, तभी उसको लिखना शुरू करें, सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है यार, 1 से 1.5 महीना बाद आपका दिसंबर में प्री एग्जाम होगा। ठीक है, तो बेस्ट बुक है भाई डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। इंग्लिश सेक्शन आता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके प्री एग्जाम में ही। इंग्लिश सेक्शन के लिए अरिहंत का एसपी बक्सी का बुक आता है, एकदम खतरनाक बुक है, इसको कवर कर लीजिए और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे प्री एग्जाम हो मेन एग्जाम हो।
थर्ड है हमारा भाई रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा। रीजनिंग के लिए मैं आपको सबसे जबरदस्त इंडिया की जो बुक है अरिहंत का बुक आता है मास्टर रीजनिंग का बुक, इसके ऊपर कोई बुक ऑलरेडी है ही नहीं। अगर कोई छोटी मोटी बुक है अरिहंत का ही, जय किशन प्रेम किशन का बुक है या फिर आपके पास आर.के. झा वाला बुक है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन यार मेरा मानना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई एक बार ढंग की अच्छी बड़े लेवल की बुक परचेज कर लीजिए। तो ये बुक है, हमेशा काम आएगी आपकी, इसको कवर कर लीजिएगा, इससे तैयारी करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका बच गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस बच गया, और बाकी मॉक वगैरह की लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी और सभी चीज तो प्रैक्टिस करने के लिए ये एक बुक आती है। अगर कहीं से भी अरेंज कर पाओ, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, वहां से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट बुक है, चाहे आपका आईबीपीएस क्लर्क पीओ का एग्जाम हो, एसबीआई क्लर्क पीओ का एग्जाम हो, ये सबसे बेस्ट बुक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक एकदम बेस्ट है, और बाकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड वगैरह आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड को कैसे मैनेज करते हैं ये वाली बुक आपको सिखा देगी। खतरनाक बुक है एकदम बढ़िया, दिशा पब्लिकेशन का आता है। ये आपका स्पीड टेस्ट होता है, इसमें 101 स्पीड टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी जनरल अवेयरनेस है वो भी आपका यही बुक कवर करा देगी। बाकी ल्यूसेंट का या फिर वे टू सक्सेस की बुक पढ़ी होगी, जनरल अवेयरनेस वहां से पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके अंदर दिया ही हुआ है, क्लियर है। तो भाई ये मैंने आपको 4 बुक बताई, सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है परचेज कर सकते हो ऑनलाइन वगैरह भी। ये बुक काफी है, इनको तैयार कर लीजिए, आप बढ़िया एग्जाम में खेल के आ जाओगे, क्लियर है। तो चलिए स्ट्रेटजी टाइम टेबल आपको आगे बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है कम से कम टाइम में। पहले एक बार क्वेश्चन का वेटेज देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो प्री एग्जाम में आपके 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें से एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है और आपका इंग्लिश होता है। आप देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस का वेटेज क्या आता है। ये कुछ टॉपिक मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिखा हुआ है 10 से 15 क्वेश्चन। कभी कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी 14, कभी 15, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 10 के आसपास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 3 से 3, 4, 5 के आसपास क्वेश्चन, एवरेज से कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। मेंसुरेशन से कभी 2 तो गारंटीडली बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। बाकी परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा आप देख लीजिएगा। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका मेन एग्जाम होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने 5 से 10 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, साथ ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए। मिक्सचर प्रॉब्लम 1 से 2 क्वेश्चन या फिर नहीं भी आएगा। नंबर सिस्टम से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। डेटा सफिशिएंट से आ भी सकता है, फिर नहीं भी आ सकता है। ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्री एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। सेकंड हमारा रीजनिंग पे जाने से पहले इंग्लिश, ये वाला देखिए। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखिए रीडिंग कंपैरिजन, ठीक है, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके यहीं से ही पक्के हो जाएंगे रीडिंग कंपैरिजन से। एक हमारा ग्रामर सेक्शन आएगा, जिसमें हमारा एरर स्पॉटिंग, साथ ही फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर में ये वाला सेक्शन आएगा। साथ ही वोकैबुलरी मिला लीजिए, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ 10 नंबर में आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2020, 2019, 2018, उनको एनालाइज करने के बेसिस पर बता रहा हूं। साथ ही वर्बल एबिलिटी यानी कि पैराजंबल जो होता है, वो भी आपका 5-6 क्वेश्चन के अंदर आएगा, ये देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? वैसे मैं बोल के बता ही रहा हूं। एक हमारा रीजनिंग सेक्शन है, देख लीजिएगा स्क्रीन पे। ये अरेंजमेंट पैटर्न से 5 से 8 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कुछ भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन एनालॉजी से कभी आता ही नहीं, कभी 1, 2, 5 के बीच में आते हैं। क्लासिफिकेशन से कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। कोडिंग डिकोडिंग से गारंटीडली क्वेश्चन आते हैं, 4, 5, 6 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन से गारंटीडली 1, 2, 3 क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है मैंने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे भाई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से, 5 क्वेश्चन पक्की हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस करिएगा। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन पक्के हैं, क्योंकि एक ही पैरा दे दिया जाता है, उसी में से आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका पूरा वेटेज दिया हुआ है, सिलोगिज्म से आ सकता है फिर नहीं आ सकता है, आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। डेटा सफिशिएंट, तो ये पूरा है, ठीक है। ये प्री एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया है। मेंस एग्जाम की बात करें क्वेश्चंस का वेटेज, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन काफी सारे लोग मान रहे हैं कि भाई कंप्यूटर एप्टीट्यूड के टॉपिक बताइए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से लगभग आपके
25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक ही सेक्शन में है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पक्के हैं, तैयार करके जाइएगा पूरे एमएस ऑफिस को, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। साथ ही कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं घुसेगा, सीपीयू, कीबोर्ड वगैरह ये, ठीक है, इनके बारे में। साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्राउजर होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरीज वगैरह, रैम वगैरह हो या फिर हार्ड डिस्क वगैरह हो, उनके बारे में पढ़िएगा 5 क्वेश्चन। इंटरनेट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इंटरनेट से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी, लगभग 5 क्वेश्चन पक्के हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड लान, लोकल एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वायरलेस वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, एप्पल हो गया, सिम्बन हो गया, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन या फिर अदर कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि बेसिक क्वेश्चन, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ ली जा सकती है, या फिर शॉर्ट की वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ईमेल वगैरह के बारे में नॉलेज ली जा सकती है। तो ये कुछ टॉपिक है, बाकी पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, वहां से देखिएगा। क्लियर है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेन एग्जाम के लिए बता दिया मैंने आपको ये। साथ ही रीजनिंग वाला सेक्शन देखिए, रीजनिंग में से ये आपका लगभग वेटेज रहेगा। अब ये तो नहीं कहूंगा कि भाई यही रहेगा, कि बता दिया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पक्के हैं, ये तो पक्के ही है भाई। सिलोगिन से 5 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मेंस एग्जाम में देखा जाता है कि पैराग्राफ दे दिया जाता है पूरा, और उसी के अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं 5 क्वेश्चन, तो उसी से आपको सोल्व करने होते हैं, तभी ये 5-5 क्वेश्चन का वेटेज मैंने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 2016 में मैंने एग्जाम दिया था ये। ठीक है, ये आपका मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, पता नहीं यार ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन 100% 5 क्वेश्चन पक्के हैं, बाकी सीरीज से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पक्के हैं। और ये आपका जीएस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर गारंटीडली आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस है और मिसलेनियस है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना हो। बाकी पीडीएफ जो मैंने दिया ना सिलेबस में, वो सब कुछ है, लेकिन ये देख लीजिएगा। क्लियर है? बुक बता दी। अब थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं, टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा। पहले स्ट्रेटजी देखते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब देखिए, अगर देखें एवरेज सा देखें, दिसंबर में आपका एग्जाम है, 30 डेज लगा के चलिए कि मेरे पास प्री एग्जाम के 30 दिन है। अब 30 दिन में टारगेट कर लीजिएगा कि मुझे डेडिकेटेडली डेली 6 घंटा तो प्रिपरेशन को देना ही है। ठीक है, 6 घंटा भाई प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके की है। 6 घंटा आप डेली दे रहे हो, प्रिपरेशन करने बैठे हो, पहले प्री एग्जाम को टारगेट करिएगा, प्री एग्जाम की तैयारी करिएगा, प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करिएगा। ये नहीं कि पहले कंप्यूटर एप्टीट्यूड वगैरह लेके बैठ गए, नहीं, पहले प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में सबसे जो ज्यादा जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो भाई फास्ट क्वेश्चन सोल्व प्रैक्टिस। रीजनिंग के ऊपर स्पेशली और मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है भाई। मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट आपको मिल रही है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगी। तो स्पीड लेकर आइए क्वेश्चंस को। कैसे? क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लॉजिक आना जाना चाहिए, फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। इस तरीके की आपको इन 30 दिनों में प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको रफ शीट की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, बिना रफ शीट यूज कर ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाओ, क्योंकि यहां पर आपको फास्ट क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये कैसे होगा? फास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी? आपको इन 30 दिनों में डेली तो भाई एक मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 1.5 घंटा लगाइए, प्रॉपर एक मॉक टेस्ट सोल्व करिए। बता चुका हूं, स्पीड लाने के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है। इसमें 20 मिनट दी हुई है, 20 मिनट में रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 मिनट आपके मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फास्ट प्रैक्टिस के लिए बेटर बुक है। ठीक है, तो आपको डेली एक मॉक लगाना है, चाहे कुछ भी हो, 30 दिनों तक या फिर जितना भी टाइम है, डेली एक मॉक की आदत डाल लीजिए कि डेली रात को या फिर सुबह में उठते ही एक मॉक लगाऊंगा। 1.5 घंटा लगाइए, 60 मिनट में उसको सोल्व करिए, बाकी उसमें चेक करिए कि क्या क्या कमियां मैंने इसमें छोड़ी है। साथ ही कैलकुलेशंस के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। कुछ भी करिए, डेली आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, फास्ट कैलकुलेशन लेकर आइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको फास्ट सोल्व करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फास्ट सोल्व करने हैं, और फास्ट तभी सोल्व होंगे जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम नहीं है। साथ ही कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि जैसे कि आप मैथ्स पढ़ने बैठे,
ठीक है, परसेंटेज वाला सेक्शन खोल लिया और शुरू से लग गए एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का, तो उसको सोल्व करने की कोशिश मत करो, तुरंत अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो क्वेश्चन इग्नोरेबल लगे, जो आपसे सोल्व ना होता हो, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करें, उस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखे, ना कि एक तरफा सभी क्वेश्चन को सोल्व करने लग गए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, नया पढ़ने की कोशिश करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इन चीज के ऊपर आपको फोकस करना है पहले 30 दिनों में। ठीक है, फोकस सेक्शन 3 है आपके पास, मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, रीजनिंग के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। अब इन तीनों सेक्शन को इस 30 दिनों में कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बता रहा हूं बस। अब बात कर लेते हैं एक बार मेन एग्जाम के बारे में, उसको छोड़ दीजिए, एक बार मेन एग्जाम देख रहे हैं। जब टाइम टेबल की बात करूंगा ना, तब आपको मेंस एग्जाम की टाइम टेबल और प्री एग्जाम का टाइम टेबल बताऊंगा। पहले मेन एग्जाम की एक छोटी सी स्ट्रेटजी देखते हैं। मेंस एग्जाम में आपको जो फोकस सेक्शन रहने चाहिए वो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहना चाहिए। इससे आपके 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको आफ्टर 30 डे प्री एग्जाम होने के बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर करना है। साथ ही आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? रीजनिंग के ऊपर क्यों नहीं करना? क्योंकि रीजनिंग आपने ऑलरेडी प्री एग्जाम के टाइम पर प्रैक्टिस कर ली थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर भी आपको इसलिए फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस नहीं करना, करना है लेकिन ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने प्री एग्जाम की तैयारी करते वक्त क्वांट्स के ऊपर भी फोकस कर लिया और प्री एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपने रीजनिंग के ऊपर भी फोकस कर लिया, इंग्लिश के ऊपर सॉरी। तो बचे कौन से आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड बचा और आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस बचा। तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, ये आपके प्रायोरिटी सेक्शन रहने चाहिए मेंस एग्जाम से पहले। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, टाइम ड्यूरेशन। शुरुआत में ही बताया कि एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन पेपर की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगी, जैसे कि उसमें तो करेंगी प्री एग्जाम में, मेन एग्जाम में भी करेंगी। मेन एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएंगे, सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दे रहे हैं। प्री एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग, सॉरी मेन एग्जाम में रीजनिंग के और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट मिल रही है। तो भाई कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, एक आदत डाल लेनी है आपको। मैंने क्या बताया, जब तक प्री एग्जाम नहीं होता डेली एक मॉक टेस्ट आपको प्री एग्जाम के फॉर्मेट का लगाना है। ठीक है, प्री एग्जाम वाला जिसमें 3 सेक्शन हो। जब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मेन एग्जाम पे आप आ जाओ, उसके लिए आपको वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट। टाइम कितना होता है आपके पास? 160 मिनट होती है। ठीक है, मेंस एग्जाम में 160 मिनट मिलेगी, लेकिन आप 3 घंटा लगाइए प्रॉपर और वीकली एक मॉक टेस्ट सोल्व करिए मेंस एग्जाम के फॉर्मेट का। अब चाहे वो ऑनलाइन हो, आप कहीं से परचेज करें या फिर ऑफलाइन परचेज करें, डजंट मैटर, लेकिन आपको करना ही करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आपका सिलेबस कवर हो रखा है तो आप वीकली 2 मॉक टेस्ट भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी मेंस एग्जाम की। अब आते हैं टाइम टेबल के ऊपर कि प्री एग्जाम का, मेन एग्जाम का टाइम टेबल क्या बनाए, कैसे डेली प्रिपरेशन करें, कैसे सेक्शन को मैनेज करें। देखिए 7 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे 7 घंटे के आसपास आप डेली प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, कैसे करें? प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, डे 1 है, आपने मान लीजिए कल से प्रिपरेशन करना शुरू करी, आपके पास 6 घंटे हैं, उस टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सबसे पहले तो 3 सेक्शन आपके पास है यहां पर। पहले उसमें प्री एग्जाम में रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, ये 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन में 6 घंटे आपके पास है, 2 घंटा लीजिए, 2 घंटा क्वांट्स के ऊपर फोकस करिए बढ़िया डेडिकेशन के साथ। उसके बाद रेस्ट करिए, 2 घंटा पकड़िए रीजनिंग को। एक दिन में 2 ही सेक्शन को कवर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि एक ही दिन में आप क्वांट्स भी पढ़ रहे हो, उसी दिन आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, उसी दिन आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे खत्म नहीं। 2 घंटा क्वांट्स को दिया, रेस्ट लेके 2 घंटा रीजनिंग को दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, डेली आपको प्री एग्जाम जब तक आपका नहीं होता 1.5 घंटा मॉक टेस्ट को सोल्व करने में लगाना है। एक मॉक टेस्ट आपको प्री एग्जाम तक डेली लगाना है। क्लियर है? तो कितना टाइम हो गया? 2 और आपका लगभग 5.5 घंटा हो गया। क्लियर है? तो आपने 5.5 घंटा प्रिपरेशन करी एक दिन, और बाकी जो टाइम बचा है आधा घंटा 1 घंटा, अगर आपके पास एनर्जी है आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इसको रिवीजन में लगाइए। ठीक है, प्री एग्जाम तक आपको ये लेके चलना है।
एक दिन प्रिपरेशन होगी। अब आप सोच रहे हो कि भैया इंग्लिश सेक्शन तो हमने पढ़ा नहीं। अब देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, अब देखिए तीनों सेक्शन में से सबसे वीक सेक्शन आपका कौन सा है। कुछ लोग का क्वांट्स वीक होगा, कुछ लोग का इंग्लिश वीक होगा, कुछ लोग का रीजनिंग वीक होगा। अब आपको ही ये तय करना है आपका। अब जो सा भी सेक्शन आपका वीक है, नेक्स्ट दिन उसको स्विच मत करो, उसी सेक्शन को ले लो। मान लीजिए आपका क्वांट्स वीक है, तो अगले दिन सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही 2 घंटा दो। क्लियर है? फिर 2 घंटा रीजनिंग को छोड़ के आपने इंग्लिश को दिया। ठीक है, 2 घंटा क्वांट्स पढ़ा क्योंकि ये आपका वीक है, रीजनिंग थोड़ा ठीक है, इसलिए रीजनिंग को स्विच कर लिया इंग्लिश के साथ। रीजनिंग की जगह दूसरे दिन आपने 2 घंटा इंग्लिश पढ़ा, ये ठीक है, ये स्विच हुआ। लेकिन यहां पर आपको डेली वही फॉलो करना है। 1 महीने तक आपको 1.5 घंटा मॉक लगा के चलना है। क्लियर है? 5.5 घंटे हो गए। जो टाइम बचा आपको, जो टाइम बचा वो आपको उसमें देना है, मतलब रिवीजन वगैरह कर लेना है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पूरा। कहां है ना? तीसरे दिन फिर यही, तीसरे दिन ये वाला आ जाएगा, रिपीट हो गए, फिर ये वाला हो जाएगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है? और डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाते हुए चलना है। ये हो गया प्री एग्जाम तक। जब तक आपका प्री एग्जाम नहीं होता, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब बात आती है, अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो मेन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मेंस एग्जाम में आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो मान लीजिए। ठीक है, पहले दिन आपको प्रिपरेशन करनी है। यहां पर आपके सेक्शन कौन कौन से हो जाते हैं? रीजनिंग तो था ही वहां पर भी, यहां पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका बढ़ जाता है, साथ ही जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका सेक्शन बढ़ जाता है। तो 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन के ऊपर आपको फोकस करना है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको मेंस एग्जाम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर करना पड़ेगा, ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ज्यादा फोकस आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर देनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों सेक्शन को प्रायोरिटी देनी है, जैसे कि शुरुआत में बताया। बाकियों को क्यों नहीं देनी है? क्योंकि रीजनिंग की तैयारी आप प्री एग्जाम में कर चुके हो, इंग्लिश की भी कर चुके हो, क्वांट्स की भी कर चुके हो। इन सेक्शन के ऊपर फोकस करिएगा, लेकिन कम करिएगा जब तक ये वाले सेक्शन आपके अच्छे से कवर नहीं हो जाते। ठीक है, अब आपने 6 घंटा पढ़ने की प्लानिंग बनाई, प्री आपका क्वालिफाई हो गया है, आप खुश हो। अब पहले दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 घंटे को डिवाइड करिए भाई 3-3 घंटे के 2 टाइम स्लॉट में। पहला जो 3 घंटे का टाइम स्लॉट है उसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस लेकर बैठ जाइए। 3 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करिए जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को। रेस्ट करके दूसरे घंटे में भाई कंप्यूटर एप्टीट्यूड को लीजिए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको 25 से 30 क्वेश्चन आराम से देकर जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो 30 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, कोई नहीं गलत कर सकता उनको। तो डेडिकेटेडली लास्ट के 3 घंटे आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड को देने हैं। क्लियर हो गया? अब अगर एनर्जी बची है 6 घंटा पढ़ने के बाद भी, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करिएगा, वरना चिल मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डे आता है कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश से ज्यादा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस ही है। अब आपको अगले दिन भी 3 घंटा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस को ही देना है। जब तक आपका ये 100% कवर नहीं हो जाता ना, आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि हाँ अब मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, मुझसे अच्छा हो गया, तब तक आपको ये स्विच नहीं करना। डेली इसको 3 घंटे देते जाना है। 3 घंटे मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप इसी में ही मार खा सकते हो, इसलिए आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट डे, क्योंकि इससे तो 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और ये कम कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी है ये वाला सेक्शन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो आपको इसकी जगह इंग्लिश को स्विच कर लेना है। इंग्लिश मैंने यहां पर क्यों रखा? क्योंकि क्वांट्स भी काफी इजी पड़ेगा आपको, और साथ ही रीजनिंग भी आपको काफी इजी पड़ेगा, इसलिए 3 घंटा इंग्लिश को दे दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट डे आपका आएगा, इसको स्विच करते रहना, लेकिन फ्रेंड्स इसको कभी मत स्विच करिएगा। पहले दिन आपने प्रिपरेशन करी, 3-3 घंटे इन दोनों सेक्शन को दिया। नेक्स्ट डे आपने जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्विच नहीं किया, आपने कंप्यूटर एप्टीट्यूड को इंग्लिश के साथ स्विच कर लिया। फिर आपको ये स्विच नहीं करना, ये यहीं पर रहने देना। तीसरे दिन आपको इंग्लिश की जगह क्वांट्स में अगर कमी रह गई तो क्वांट्स को दीजिए, वरना रीजनिंग वगैरह को दे दीजिए। और आप उस 3 घंटे को रीजनिंग और क्वांट्स में 1.5 घंटे में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अब 3 घंटा देखिए, आप सोच रहे हो कि भैया कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपने एक दिन 3 घंटे पढ़ा, तो एक दिन 2 दिन छोड़ के उसका तो नंबर आएगा, तीसरे दिन नंबर आएगा, ऐसा कैसे होगा? 3 घंटा आप दे रहे हो भाई, 3 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना बहुत होता है एक सब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है? तो वो आपकी तो टेंशन मत लीजिए, आप भूलोगे नहीं, बस हल्का सा डेली रिवाइज मारते रहिएगा। ऐसे ही आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस कवर हो सकता है, वरना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी सारे लोगों ने डिमांड करी, तब मैं आपके लिए लेकर आया। अब ऐसे ही चलते रहोगे आप, स्विच करते हुए। अब बारी आती है
वीक की, पूरा वीक हो गया, 6 दिन तक आपने प्रिपरेशन करी। शुरू में ही बताया था वीकली आपको 1 या 2 मॉक पेपर सोल्व करना है मेंस एग्जाम के लिए। क्लियर है? 3 घंटा लगाकर बैठिए, मॉक टेस्ट सोल्व करिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव मार्किंग की भी प्रॉब्लम आएगी, उसकी आदत मत डालिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आपने 3 घंटा वीकली 1 या 2 मॉक लगाया, मान लीजिए 1 ही लगा रहे हो, काफी है 1 ही, ठीक है। 3 घंटा आपका यहां पर गया। अब उसके साथ ही आपको उसी दिन करंट अफेयर के ऊपर भी फोकस करना है। करंट अफेयर एग्जाम में आएंगे, आपको रिवीजन भी करना है अगर टाइम बच जाए। अगर वीकली आप 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ रहे हो बहुत है, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा रिवीजन कर लीजिए, लो आपका हो गया यहां भी 6 घंटा वीकली कवर। तो मतलब एग्जाम तक पूरा टाइम आपका भर गया है, मतलब पूरा टाइम टेबल आपका बन गया जिस तरीके का आप चाहते होंगे। क्लियर है? मेरे हिसाब से इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही डीप एनालाइज करके मैं ये टाइम टेबल, स्ट्रेटजी या फिर क्वेश्चंस का वेटेज या फिर सिलेबस आपके लिए बनाया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप आप इसको फॉलो करोगे। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बुक्स बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।